साथ जुड़ रहा है उनके साथ हम जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो नया नैरेटिव है, यानी ईरान पर हमले में देरी के पीछे की वजह क्या है, हमारे गेस्ट आपको समझाएंगे। जी हां, स्वागत कीजिए एम्बेसडर गौरी शंकर जी का। पूर्व राजनयिक है और बहुत वक्त से मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जावेद अहमद साहब मेरे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और इनके जरिए भी हम समझने जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा नैरेटिव है, ये नैरेटिव आखिर किस तरह से बुन रहा है और अमेरिका अगर ईरान पर हमला नहीं कर रहा है अब, उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले मैं एम्बेसडर गौरी शंकर के पास जाऊंगा। सर, दो चीजें हैं। पहली तो ये कि अमेरिका ने ये जो अटैक प्लान था उसको डिले किया, और हम ये देख रहे हैं कि दो वॉरशिप खाड़ी देशों की तरफ उसके रवाना कर दिए गए। पहले अब्राहम लिंकन और HW बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी खाड़ी देशों में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये समझा जाए कि अमेरिका अपना गेम प्लान कर रहा है, वो अपने आप को टैक्टिकल मजबूत करना चाह रहा है, और इसीलिए डिप्लोमेटिक डायलॉग चल रहे हैं कि नहीं, ईरान में अब तक शांति हो रही है, वहां पर लोगों को फांसी नहीं दी जा रही है। अमेरिका बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल निकालना चाहता है। सर, नमस्कार अमित जी, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। देखिए, इसमें कई चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला तो यह है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था ईरान में, ये सबसे मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन था 79 रिवॉल्यूशन के बाद में, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में फिगर्स 3000 से 30,000 तक वेरी कर रहे हैं। राइट सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि काफी लोगों को एग्जीक्यूट किया गया, क्रेन्स के जरिए एग्जीक्यूट किया गया पब्लिक के डोमेन में। तो ये चीजें सामने आई हैं। राइट सर। दूसरी चीज ये है कि अभी जो ईरान है काफी वीक पोजीशन में है। आपने देखा, पहले यूएस ने B-52 बॉम्बर से उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक किया था। राइट सर। उसके पहले इजराइल ने भी कुछ लोगों को वहां अटैक से मार दिया था। और उनके जो वेपन सिस्टम है वो भी थोड़े लूज हैं, कमजोर हैं। उनकी इकोनॉमी बड़ी पुअर कंडीशन में है। तो सब चीजों को देखते हुए ईरान बड़ी वीक कंडीशन में है, और उनका ऑयल एक्सपोर्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत कम है, लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज उनके पास बहुत कम है। राइट तो सर। इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सही समय था कि ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करता, और वहां पे जो थियोलॉजिकल जो रिजीम है, जो बेसिकली जिसको कह सकते हैं कि थियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप है, उसको चेंज करता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बड़े प्रश्न का विषय है। सबसे पहला इसका कारण यह है कि जो ईरान में अभी तक जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए, उनमें कोई लोकल लीडरशिप उभर के सामने नहीं आई। ऐसी लीडरशिप जो खोमेनाई को रिप्लेस कर सके। और ऐसी सिचुएशन में अगर खोमेनाई को जाना पड़ता है और कोई लोकल लीडरशिप नहीं होती है, तो वहां पे केओटिक सिचुएशन पैदा हो सकती है। हो सकता है कि वहां एथनिक या सिविल वार भी चालू हो जाए। राइट सर। दूसरा प्रश्न ये था कि जो गल्फ के जो और कंट्रीज हैं, जो GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं, उनमें भी थोड़ा सा अभी मतभेद है इसके ऊपर। आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने क्लियरली मना कर दिया था कि वो अपना एयर स्पेस नहीं देगा, और कुछ और देशों ने भी उसके ऊपर अटैक करने से अपना प्रोटेस्ट अमेरिका को बता दिया था। राइट सर। तो इसको देखते हुए भी अमेरिका ने थोड़ा इसके ऊपर डिले किया है। राइट। तीसरा रीजन मैं ये समझता हूँ कि अभी रूरल ईरान जो है, अर्बन ईरान में तो बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, वो लोग फ्रीडम चाहते हैं, राइट वो सर। लोग ये डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। लेकिन रूरल ईरान के अंदर अभी खोमेनाई का काफी प्रभाव है, और जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं उनका सपोर्ट रूरल ईरान से आता है। तो उसको अगर आप बोम्बार्डमेंट के थ्रू खत्म नहीं कर सकते, राइट उसके सर। लिए आपको ट्रूप्स वहां पे भेजनी पड़ेंगी। वो ट्रूप्स भेजना मेरे को नहीं लगता अमेरिका के लिए संभव है। राइट सर। और अगर ट्रूप्स भी भेजेंगे तो अमेरिका कितने ट्रूप्स भेजेगा, क्योंकि ईरान के पास भी करीब करीब 4 से 5 लाख की आर्मी है, राइट और सर। उनके पास मिसाइल्स हैं। तो ये इजी ऑप्शन नहीं है ट्रूप्स भेजने का। उनका एक इरादा था कि खोमेनाई को किसी तरह से पिकअप कर लिया जाए या खत्म कर दिया जाए। वो ऑप्शन इतना इजी नहीं है। तो राइट इन सर। सब चीजों को देखते हुए मेरे को लगता है कि अमेरिका ने अभी इस ऑप्शन को टाल दिया है। अभी वो यही चाहते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं या जिनको हिरासत में लिया है, राइट सर। उनको वो एग्जीक्यूट नहीं करें,
और बाद में जैसे भी सिचुएशन बनेगी अमेरिका इसके ऊपर निर्णय लेगा। फेयर इनफ सर, ठीक है, मैं संजीव सर के पास जा रहा हूँ, इज द फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। संजीव सर, एक चीज अमेरिका का जिस तरह का इतिहास रहा है, मैं मैप के जरिए वॉल पर समझा भी रहा था कि पिछले एक साल में 7 देशों पर अटैक अमेरिका ने किया है और रीजन उसके अपने मनमाने रीजंस रहे। समटाइम्स ये रीजन बहुत इडियोटिक भी रहे हैं हमला करने के पीछे के। अभी जो कम्युनिकेशन चल रहा है सर अमेरिका का इजराइल के नैरेटिव में, अमेरिका का अरब कंट्रीज के बीच में नेतन्याहू की जो भूमिका है, उसको आप हाउ डू यू सी इट, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या इजराइल हो, दोनों की ही ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही है कि वो 1979 से चली आ रही जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम है उसको बदल दें और वो रिजीम कोलैप्स कर जाए। ये जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम, वो अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों के आंखों में खटकती रही है। Right. और समय समय पर इस तरीके के जो प्रयास या जो कोवर्ट तरीके के साजिशें इत्यादि वो की जाती रही हैं ताकि ये ईरानियन जो इस्लामिक रिजीम कमजोर पड़े और वो कोलैप्स कर जाए। और इस तरीके की जो सारी जो ट्रिक्स टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज में अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद उसमें शामिल रही है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मंशा ईरानियन इस्लामिक रिजीम को बदलने की है। लेकिन वर्तमान समय और ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है कि अमेरिका इस तरीके का जो प्रेशर है वो बिल्डअप कर करके रखेगा, क्योंकि जैसा कि आपने स्वयं बताया कि अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं वहां पर मूव कर चुके हैं, कुछ तो पहले ही डिप्लॉयड हैं। और जॉर्ज H.W. बुश नामक जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी मूव कर चुका है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हों, अनेक अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हों, बड़े प्लेटफॉर्म्स वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। और अमेरिका किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि जाहिर है कि वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है कि उसके लिए कोई बड़ा ऑपरेशन करना संभव हो पाए। और ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन नहीं करने जा रहा है। और उसका जो अमेरिका के बूट्स ऑन द ग्राउंड या लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक जिसको कहते हैं, उसके ऑपरेशंस का जो इतिहास है वो अच्छा नहीं है। 2003 में अमेरिका इराक में गया तो जरूर, उसने रिजीम चेंज तो जरूर की, लेकिन उस रिजीम चेंज को करने के बाद अमेरिका को वहां लंबा रुकना पड़ा और ये अपने बड़े सैनिकों की 4400 की संख्या में सैनिकों की जानें भी गंवानी पड़ी। अफगानिस्तान में भी वो गया, लेकिन अफगानिस्तान में उसे निकलते निकलते 2 दशकों का समय लगा, 20 वर्षों का समय लगा। तो ये अमेरिका कोई लार्ज स्केल ग्राउंड अटैक नहीं करने जा रहा है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन एक एरियल स्ट्राइक्स या स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें कि टॉप ईरानियन हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करते हुए और उन्हें कैप्चर करना या एलिमिनेट करने का जो कार्य है वो अमेरिका कर सकता है। जैसा कि आपने देखा कि कासिम सुलेमानी जो कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ फोर्सेस के टॉप कमांडर थे, उनको बगदाद में अमेरिका ने एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया था 2020 में ही। तो इस तरीके के ऑपरेशन अमेरिका जरूर कर सकता है। अमेरिका बहुत ही पैनी और बहुत ही क्लोज वॉच सारी स्थितियों पर रख रहा है, लेकिन अमेरिका एक राइट अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि जिसकी माध्यम से वहां कार्रवाई कर सके। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि ये जो पब्लिकली हैंगिंग करने का जो ईरानियन रिजीम ने जो निर्णय को टालने का जो काम किया है वो एक तरह से बुद्धिमत्तापूर्ण है। यदि वो पब्लिक हैंगिंग शुरू कर देते और इंटरनेशनल मीडिया में वो तस्वीरें आती, जैसा कि इरफान सुल्तानी नामक के युवा को हैंग करने का प्लान बनाया था, उसको ईरान ने अब टाला है, तो अमेरिका उस प्रिटेक्स्ट को लेकर कार्रवाई कर सकता था। हालांकि मेरा मानना है कि सप्रेशन बहुत हुआ है, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, लेकिन अमेरिका किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में अवश्य है और वो अपने रीजनल पार्टनर से भी इस बारे में उनको कन्विंस करने की कोशिश। संजीव सर प्लीज स्टे विद मी सर, पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मैं जावेद साहब के पास जाऊं, जनरल माथुर, स्ट्रेटेजिक कमांड की बात अगर करें तो पहले अमेरिका शायद इसलिए भी डिले कर रहा था क्योंकि कतर से उसको अपनी आर्मी वहां पर हटानी थी, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी देश में था नहीं, एयरफील्ड आप जो फील्ड आप यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा एक अहम बात ये भी थी, वो चाहता था कि मुकम्मल तरीके से उसके वॉरशिप वहां पर पहुंच जाए। और ये तो तय है कि ईरान पर अटैक तो होगा, अभी नहीं होगा, 15 दिन बाद होगा। जनरल साहब। जय हिंद अमित। जय हिंद सर। देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले 2-3 फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। श्योर सर। पहली बात, अमेरिका को ये पता है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। दूसरी बात, जब भी हम
युद्धों की बात करते हैं, युद्ध जो होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस लड़ा करती हैं, ना कि इकोनॉमीज। अगर इकोनॉमीज युद्ध लड़ती हैं तो कहीं भी अमेरिका कभी भी नहीं हार का सामना नहीं कर पाता। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। और तीसरी चीज होती है कि आपके पास कितनी सेना है। ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप उस सेना का कितना अंश उस जगह जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि क्या अमेरिका क्या चाहता है वहां पे। अमेरिका अपनी आर्मी में से कितना फोर्स ला करके ईरान में अप्लाई कर सकता है, ये इट इज एनीबडीज गेस। आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मूव करने की कोशिश करी है। एयरक्राफ्ट कैरियर, रमित, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को पता होगा फिर भी रिपीट करना चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो कैरियर बैटल ग्रुप्स होते हैं। वो एक जहाज नहीं है INSS जॉर्ज बुश या जो अब्राहम लिंकन जो आ रहा है, ये पूरा उनका एक बेड़ा होता है जिसमें 10 से 15 और भी ज्यादा युद्धक जहाज उसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं, क्रूजर्स हैं, सबमरीन्स हैं, एटॉमिक पार्ट सबमरीन्स हैं, माइन स्वीपर्स हैं, हर किस्म के उसमें जहाज होते हैं। तो जब इतना बड़ा बेड़ा वहां पर मूव करता है तो निश्चित रूप से उसका एक वजह है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अमेरिका के लिए ईरान के ऊपर फिजिकली हमला करना आसान नहीं है, और यही वजह है कि वो इस कहीं ना कहीं इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। फिजिकली हमला ये तभी कर सकते हैं जब इनके पास उस हमले को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पर दूसरे देशों की सेनाएं उनको हों। क्योंकि आप अमेरिका से तो 4 लाख ट्रूप्स ले जा करके और ईरान के अंदर डिप्लॉय कर नहीं सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उनको अपने साथियों पर निर्भर होना पड़ेगा, और आज उन साथियों का दबाव है अमेरिका के ऊपर, चाहे वो सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर, बहरीन हो। वो नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में इस प्रकार का भयानक युद्ध प्रारंभ हो जाए। अब जहां तक सवाल ईरान का है, जो ईरान की आज की परिस्थिति है, उसकी मेन वजह वहां की आर्थिक समस्या है, उसकी मेन वजह। और वो जो आर्थिक परिस्थिति वहां है उसको क्रिएट करने में भी जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए हैं, जिस प्रकार के उन देशों पर जो ईरान के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। इस बात को मैं समझता हूं और मानता हूं कि उनकी जो रेजीम है वो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए नुकसानदायक शायद रही है। राइट लेकिन सर। उसका एक मिनट और हमें, तो उसका मोर इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो US से जाकर के उसके तार कहीं ना कहीं दोबारा जाकर के जुड़ते हैं। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि अमेरिका के लिए ईरान के ऊपर हमला करना आसान नहीं होगा, और वो हमला वो तभी कर सकते हैं जब या तो इजराइल फिजिकली उनके साथ, और इजराइल भी जो है वो ईरान के बिल्कुल नजदीक नहीं है, उनको बूट्स ऑन ग्राउंड लगाने के लिए। तो उनके जो हमले होंगे वो निश्चित रूप से टारगेटेड हमले होंगे, जो कि लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए, या फिर कोई न्यूक्लियर एसेट्स को, या वो, लेकिन वो उन्होंने करके देख लिया 12 जून पिछले वर्ष, कुछ नहीं कर पाए। तो इतना आसान नहीं होता है। ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है जिसके पास अपनी बहुत सुदृढ़ आर्म फोर्स है, और उसके पास 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि वो कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% एनर्जी का ट्रेड गुजरता है। राइट ईरान सर। एक ऐसी स्थिति में है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। तो आप देखेंगे कि ईरान के ऊपर हमला करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं फेयर होगा। इनफ सर, ठीक है। इनको सर, आई कम टू यू। जनरल साहब, आई कम टू यू, प्लीज स्टे विथ मी। जावेद साहब, आप पूरा मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस आप देख रहे हैं, और किस तरह से अरब कंट्रीज चाहती हैं कि वहाँ पे वॉर एस्केलेट ना हो। सऊदी लगातार बात कर रहा है, कतर लगातार बात कर रहा है, तुर्की भी इनिशिएट कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से खामनेई साहब अड़े हुए हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स उनको सुरक्षा दे रहे हैं, उनको महफूज रख रहे हैं, आपके हिसाब से डिप्लोमेटिक डायलॉग में कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है? खामनेई अगर इनिशिएट करते, बातचीत के जरिए चीज़ें बेहतर हो सकती, क्योंकि जब बराक ओबामा साहब राष्ट्रपति थे तो थोड़े सैंक्शंस ईरान पे हटे थे, लेकिन ट्रंप दोबारा आए, फिर सैंक्शन ज़्यादा लग गए, और हालत हाजरा वहाँ पर क्या आप देख रहे हैं? आपको नहीं लगता कि खामनेई साहब को थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी चाहिए? जावेद साहब। जावेद साहब, आप अनम्यूट करिए, आप शायद म्यूट पर हैं।
जावेद साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जो ईरान का जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो पस मंजर है, वो जो लड़ाई की तरफ उसको पुल कर रहा, वो एक बहुत बड़ी एक सिंडिकेट के साथ वो काम करता है, जिसमें एलाइज जो हैं ईरान के और अमेरिका के, उनमें काफी एक दूसरे में दूरियां हैं, लेकिन जो अभी डेवलपमेंट हुआ है उस अभी जो जल्दी जो लड़ाई में सीज फायर हुआ है इजराइल और ईरान में, और अमेरिका की जो भूमिका है वो एग्रेसिव है। इसमें एक चीज जो समझ में आई है कि जो लड़ाई है जमीन पे वो हिडन हो या ओपन हो, यानी सामने से हो, लड़ाई तो लगातार लड़ी जा रही है। अभी जो हाल ही में जो वहां विरोध प्रदर्शन है वो भी एक लड़ाई का ही हिस्सा है और वो एक वार स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पे ईरान के साथ जो अभी एक प्लस पॉइंट है, जो खाड़ी के जो मुल्क हैं वो उनके अंदर संबंध और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। जैसा कि अभी आपने उस पर चर्चा में बात सामने आई है कि जो ओपेक के मेंबर हैं उन्होंने तेल के पैदावार बढ़ाने में मना कर दिया, इसलिए कि तेल के जो दाम में है वो स्थिरता रहे, जो अमेरिका को सूट करता है। अमेरिका ने इस इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाने के लिए एक और स्टेप चला कि जो मुल्क ईरान को कुछ अपना सप्लाई करेंगे उन पे भी टेरिफ हाई होगा। तो जाहिर सी बात अमेरिका के जिससे पुराने रिश्ते हैं, जिन मुल्क से, जिन कंट्री से उसके रिश्ते हैं, जो टीटी है उसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, तो ये चेक एंड बैलेंस की बात है। जो अभी सामने बात आई है कि अरब के कई मुल्कों ने ये कह दिया है कि मैं आपको एयरबेस नहीं दूंगा, मैं आपको किसी तरह का सपोर्ट नहीं दूंगा, लेकिन जो लड़ाई है वो चुनौती भरी है ईरान के लिए, वो एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है और साथ ही साथ जो विद्रोह है वो भी एक बड़ी तेजी से उसके खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि जो वार स्ट्रेटजी है उसमें ईरान की जो दक्षता है, उसकी अपनी लोकल, उसकी इंडिजिनियस जो विकास और डेवलपमेंट है, जो उसकी वार क्षमता बढ़ी है, जिसको हाल ही में हम लोगों ने देखा भी है, तो अमेरिका से उसका कंपैरिजन में तो कहीं ये बात नहीं दिखती है कि कितनी देर तक होगी, कितनी देर तक लड़ाई होगी। लेकिन अमेरिका को भी अपनी सफलता को, यानी अपनी एग्रेसिवनेस और अपनी नंबर 1 बने रहने के लिए ईरान पे अपना कब्जा, इजराइल को खुश रखना और इकोनॉमी को अपनी ताकत रखने के लिए ये उसको करना है। लेकिन ये अफगानिस्तान की लड़ाई या ईरान की लड़ाई वो वेनेजुला या स्पेन या दूसरी और जो लड़ाई लड़े हैं उससे मुख्तलिफ है। तो मैं समझता हूं कि ये एक लड़ाई उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां पे ईरान को हर तरह की तकलीफ, उसको इकोनॉमी की तकलीफ या उसकी जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है, सब और भी अहमद साहब, मसला ये है कि जिस तरह से आप मुझे सुन पा रहे हैं जावेद साहब, कैन यू हियर मी? जी। हाँ, मेरा मसला ये कहने का कि आपको पता है कि आपका देश बर्बाद हो रहा है, आपकी इकोनॉमी खत्म हो गई है, डिप्लोमेटिक डायलॉग आपने खत्म कर दिया, आप अड़े हुए हैं कि हम तो परमाणु हथियार से हमला करेंगे। मैं ये कह रहा हूं जो हालत गजा की और सीरिया की है, क्या ईरान की हालत खामनेई साहब वैसी ही करना चाहते हैं? 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से क्या मिला ईरान को, आप मुझे बताइए। तो क्यों बातचीत न करके वहां की अलग अलग खित्तों में जो वहां पर टर्मोइल और टेंशन क्रिएट हो रहा है, अगर वो बात कर लेते, चीजों को बेहतर कर लेते, तो अमेरिका के पास भी दबाव बनता कि यार somebody is there to talk about their issues। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप अचानक आते हैं और उसके बाद धमका के चले जाते कि अमेरिका का किया धरा, अमेरिका बर्बाद करा। सबको पता है अमेरिका क्या कर रहा है, लेकिन आपको अपने मुल्क को बचाना है, अपनी पब्लिक को बचाना है, अपनी आवाम को बचाना है, तो आप बातचीत तो करेंगे। आप आते हैं पब्लिक में और भड़का के और अमेरिका की बुराई करके आप चले जाते हैं। आप बात तो करिए अमेरिका से, बोलिए कि एक टेबल पे आकर बात करो, मीडिएशन कराइए मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, लेकिन वो तो आपसे हो नहीं रहा है। जी सिंह साहब, ये आपकी बात बहुत डिप्लोमेटिक लेवल पे और कहने में चीजें बड़ी सरलता से कही जाती है। जरूर हो रहा होगा, और कितना हो रहा होगा, क्योंकि एक आप देखेंगे कि वो लड़ाई के मैदान में है, वो रुक रुक के लड़ना और बात करना, डिप्लोमेटिक बात करना, वो जरूर चल रहा होगा। लेकिन जब एक दूसरे के दुश्मन जब सामने होते हैं तो वो विजिबिलिटी कम होती है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान को सारे तरीके अपनाने चाहिए और कर भी रहा होगा। तो अभी तो उसको अपने रिश्ते उन लोगों से रखने हैं जो उनके फास्ट फ्रेंड हैं या अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप हैं, उनसे रखने की उनकी अभी चुनौती है, न कि वो अमेरिका से किसी इजी गोइंग में वो जा सकते हैं। और हम सब समझते हैं कि इजराइल जो है उनका प्रिय देश है अमेरिका का, तो इजराइल की किसी बात को, किसी को नाखुश करके ईरान से करीब नहीं आना चाहेंगे। तो ये बाध्यता है, लेकिन ये जरूर है कि अपने देश को
हर प्रधानमंत्री या सुप्रीमो को ये चलिए जान लेते हैं अहमद साहब, एम्बेसडर मेरे साथ हैं, एम्बेसडर गौरी हिफाजत शंकर की हैं जाए। और इनका बहुत लंबा अनुभव रहा है सिक्योरिटी की उस जाए। इलाके में काम करने का। एम्बेसडर साहब मुझे एक बात बताइए, क्या सच में आपको लग रहा है कि खामनेई साहब डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं, या वहाँ की जो सरकारें हैं वो सच में बात करना चाहती हैं? क्योंकि कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, इन मुल्कों ने मीडिएशन करके जंग को थोड़ा तो डिले ज़रूर कराया है, लेकिन क्या आपको ये बात लगती है कि बैक चैनल डायलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं, दरवाजे के पीछे क्या बात हो रही है दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को ये दिखाना और जताना तो जरूर चाहिए कि हम बात करना चाहते हैं। आपको लगता है कि खामेनेई इज विलिंग टू टॉक अबाउट द अनरेस्ट, द टर्मोइल व्हिच इज गोइंग इन ईरान? डू यू थिंक सर? अमित जी जो आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सेंसिबल चीज है राइट सर। कि ईरान को इस समय अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्रीज से एक मीडिएशन लेके बात करनी चाहिए जिससे कि उनकी देश की समस्याओं का समाधान हो। राइट सर। लेकिन समस्या यह है कि एक तो खोमेनी जो है उनका और प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक पर्सनल दुश्मनी बहुत गहराई तक पहुंच गई है। राइट सर। आप जानते हैं कि पर्सनल ईगो बहुत बड़ा प्ले करता है इन चीजों के अंदर। राइट सर। तो वो एक बहुत गहरी एक गहरी चीज है जो उसको बांटना बड़ा मुश्किल है। दूसरा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन को किसी भी हालत में नहीं छोड़े, और अमेरिका चाहता है कि वो हर हालत में न्यूक्लियर ऑप्शन को छोड़े, तभी जाके आगे बढ़ सकता है। Right, तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि जो बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, Right, sir. वो भी अमेरिका नहीं चाहता है क्योंकि वो इजराइल जो है इमीडिएटली एक टारगेट बनता है उसके लिए। तो तीसरा चीज ये है। चौथी चीज ये है कि अमेरिका अगर डायलॉग करेगा इनके साथ तो फिर इजराइल की सिक्योरिटी का प्रश्न जरूर उठेगा। और आप जानते हैं ईरान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो तो कहते हैं कि ये जियोनिस्ट स्टेट है, इसको खत्म करना है। तो इन चीजों को देखते हुए चार तो ये चीजें हो गई, प्लस आप जानते हैं कि हमास में और हिजबुल्लाह में और हुती में इजराइल का काफी बड़ा रोल रहा है, उनकी फंडिंग रही है। Right, sir. उनके इंसर्जेंट्स वहां गए हैं, उनको भी खत्म करना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि ईरान इस समय इन सब चीजों को नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, और इसीलिए ये नेगोशिएशंस डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर इन चीजों के ऊपर बैकडोर चैनल में अगर कोई प्रोग्रेस होती है न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर, जो हिजबुल्लाह और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर, और जो उनका जो आपका मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर, और इजराइल की सिक्योरिटी के ऊपर, तब जाके ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, फेयर इनफ साहब। मैं संजीव सर के पास जाता हूँ। संजीव सर, जो बातें अहमद साहब कह रहे हैं या जो एम्बेसडर साहब ये बातें कह रहे हैं, बतौर विदेशी मामलों के जानकार आपको भी पता है कि अब दुनिया बहुत सुलझी हुई है। अगर कोई बड़ा ताकतवर मुल्क किसी मुल्क पर दबाव बनाता है तो उसके पास कम से कम ये रास्ता तो ज़रूर होता है कि वो मीडिएशन करे, और अरब कंट्रीज़ में बड़ी एकजुटता है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो खाड़ी के देश हैं,